जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना चरित्र के हिसाब से घृणा भरने में अभी लगी हुई है। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के कारण सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करने का आरोप पुराना है। लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत लोकसभा क्षेत्र की घटना अभी तक लोग भूले नहीं हैं। वही एकमात्र सीट थी जहां बिना चुनाव हुए ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिता दिया गया। क्या बरहेट में भी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है? इस संबंध में हो रही घटनाक्रमों पर यदि हम ध्यान दें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन किया और सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को अपना प्रस्तावक बनाया, लेकिन राजनीति उसके बाद शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों के जीवन पद्धति हो या दूसरों के निर्णय में टांग अड़ाने की आदत केंद्रीय एजेंसियों के मार्फत हमेशा करती रही है। हेमंत सोरेन के नामांकन के प्रस्तावक बने मंडल मुर्मू ने इस बीच सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की, या यूं कहें भाजपा ने मंडल मुर्मू को अपने पक्ष में करने के लिए लालच दिया और सांसद निशिकांत दुबे उन्हें लालच देने के लिए अपने पास बुलाए। उनसे मिलने के बाद जब मंडल मुर्मू रांची के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए रांची जा रहे थे, तब इस संबंध में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की पुलिस ने मंडल मुर्मू को डुमरी में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही। आगे वे कहते हैं कि 1855 में अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ने वाले हूल क्रांति के नायक का परिवार बांग्लादेशी घुसपैठियों से लड़ने के लिए भाजपा नेताओं से बातचीत करने रांची जा रहे थे। अब बताइए, संथाल हूल के परिवारों को बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंध दिखाकर या उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाकर ये क्या जताना चाह रहे हैं? अरे भाई, आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों के साथ थे और सिद्धू कान्हू तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस तरह से तो आपके खिलाफ ही ये सिद्धू कान्हू का परिवार लड़ रहा था। खैर, एक बार सोचकर देखिए कि आदिवासी सीधा और सरल होता है, उसे राजनीति के प्रपंच नहीं आते हैं। मंडल मुर्मू जी बालिग हैं और होशो हवास में ही हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बने। प्रस्तावक बनने के बाद बिना लालच के भाजपा का प्रत्याशी बनने की बात कैसे हो सकती है? इस समय तक भाजपा ने बरहेट से धर्मांतरित आदिवासी गमालियल हेम्ब्रम को प्रत्याशी बना दिया है। इसका मतलब मंडल मुर्मू अब भाजपा के प्रत्याशी बरहेट से नहीं होंगे। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक पर झामुमो और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। झामुमो ने सवाल किया कि मंडल मुर्मू को लेकर भाजपा वाले लोग कहाँ जा रहे थे? उन लोगों का इरादा कहीं सीएम के प्रस्तावक को अपहरित करना तो नहीं? यह बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि इसी तरह की हरकत लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिसमें उनके प्रस्तावक ही अपना हस्ताक्षर नहीं होने का दावा करके कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करवा दिया था। आइए थोड़ा सा उस मामले को भी देख लेते हैं, ताकि इस मामले की गंभीरता को हम झारखंड के आदिवासी समझ सकें। ज्ञात हो, सूरत में भाजपा उम्मीदवार को चुनाव लड़े बिना ही विजेता घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया था। आइए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में वैध नामांकन की आवश्यकताओं के संबंध में क्या कहता है जानने का प्रयास करते हैं। गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज हो गया और अन्य उम्मीदवारों ने भाजपा के दबाव में आकर नामांकन वापस ले लिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तें शामिल हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार के प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए जहां नामांकन दाखिल किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त पार्टी यानी कि राष्ट्रीय या राज्य के मामले में उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक होना जरूरी है और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। एक उम्मीदवार अलग अलग प्रस्तावकों के साथ अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जा सके, भले ही नामांकन पत्र का एक सेट सही हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के संबंध में कानून निर्धारित करती है। इसमें प्रावधान है कि आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी नामांकन को किसी ऐसे दोष के लिए अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त प्रकृति का नहीं है। हालांकि इसमें निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं होना अस्वीकृति का आधार हो सकता है। सूरत वाले मामले में हुआ यह था कि सूरत निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने नामांकन पत्रों के 3 सेट दाखिल किए थे। इन 3 नामांकन पत्रों के प्रस्तावक उनके बहनोई, भतीजे और व्यापारिक साझेदार थे। एक भाजपा कार्यकर्ता ने श्री कुंभानी के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर असली नहीं थे। आरओ को प्रस्तावकों से हलफनामे भी मिले जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने उठाई गई आपत्तियों पर उम्मीदवार से 1 दिन के भीतर जवाब या स्पष्टीकरण मांगा। चूंकि प्रस्तावक जांच के लिए निर्धारित समय के भीतर आरओ के समक्ष पेश नहीं हो सके, इसीलिए नामांकन पत्रों के सभी 3 सेट खारिज कर दिए गए। चुनाव नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल या किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है यदि मूल उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है तो इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने सुरेश पटसाला को अपना स्थानापन्न उम्मीदवार बनाया था। हालांकि स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन पत्र भी इसी कारण से खारिज भी कर दिया गया, यानी प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं थे। अन्य नामांकन या तो खारिज कर दिए गए या वापस ले लिए गए, जिससे भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। लोकसभा में कम से कम 35 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें से अधिकतर आज़ादी के बाद के पहले 2 दशकों में चुने गए हैं, जबकि आखिरी बार 2012 में चुने गए थे। हालांकि सूरत वाले मामले में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावकों को अपने हस्ताक्षर वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, जो जनता की राय में भी वही थी कि उन्हें लालच देकर हस्ताक्षर वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने चुनाव आयोग से संपर्क कर आरओ के फैसले को रद्द करने और चुनाव प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग तो भाजपा की कठपुतली है, सो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में कानून को यदि सरल भाषा में समझें तो यदि संविधान के अनुच्छेद 329B को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ पढ़ा जाए तो यह प्रावधान है कि संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। इस तरह की चुनाव याचिका दायर करने के लिए एक आधार नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति है। इसका कानूनी उपाय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करना होता है। जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करेंगे, जिसका अतीत में शायद ही कभी पालन किया गया हो। चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निपटारा सही दिशा में उठाया गया कदम होता है। यह जानकारी द हिंदू में एक पूर्व IAS अधिकारी आर रंगराजन ने दी थी। इस बीच चुनाव आयोग भी भाजपा गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने कह दिया कि मंडल मुर्मू को हिरासत में लेना आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके लिए चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त से जांच रिपोर्ट भी मंगवा ली और उसके बाद उस रिपोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया। या पूछने पर कि इस मामले में कौन दोषी पाए गए हैं, रवि कुमार ने कहा कि आयोग तय करेगा। आप बातों को समझ रहे हैं, यानी दिल्ली में मोदी तय करेंगे कि हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द होगा या नहीं। क्या हालात बना रखा है आयोग का। ईमानदारी से अपने काम के बल पर या अपने घोषणा के बल पर भाजपा को शायद अब भरोसा नहीं रहा। इस कारण से चुनाव आयोग को भी भाजपा की ओर से उतार दिया जा रहा है। यह जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। जनता यदि गोलबंद नहीं हुआ तो सूरत के इतिहास को दोहराए जाने की संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। एक चीज़ का विश्वास है, वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। यह इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है, इसका हम सबको विश्वास है। इसीलिए जागरूक रहते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर झारखंड के आदिवासियों को नज़र लगाए रखने की ज़रूरत है। बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है, बल्कि आदिवासियों को गलत मंशा से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से भी नहीं रोका जाना चाहिए। यदि इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी करती है
तो झारखंड में 28 आरक्षित सीटें और 17 अनारक्षित सीटों पर आदिवासियों के प्रभाव को भाजपा के विरुद्ध बनाना होगा। कहते हैं कि लात के भूत बात से नहीं मानते। यदि एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी बेजा इस्तेमाल जारी रखती है तो झारखंड के 1 करोड़ आदिवासी अपनी एकता से इसका जवाब देने के लिए भी तैयार रही है। चुनाव स्वच्छ होना चाहिए। गलत तरीके का इस्तेमाल करने से मतदाताओं का अधिकार ही खत्म होता है। आज यदि भाजपा को हम इस तरह की हरकत करने की छूट दे देंगे तो आने वाले समय में हमारे जल, जंगल और ज़मीन का ये लोग क्या हश्र करेंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार को पत्र लिखकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और एडीजे अभियान संजय आनंद लाटकर और आईजी अभियान सह स्टेट नोडल पदाधिकारी एवी होमकर पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ने तत्काल पद से हटाते हुए चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग की। चलिए, यह मांग, आरोप, ये सब तो चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग की मंशा यहाँ पर ठीक नहीं लग रही है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि किसी भी आदिवासी सीट में किसी प्रस्तावक को लालच देकर अपने हस्ताक्षर न होने की गवाही यदि भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करती है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए झारखंड के आदिवासी आप सब एकजुट हो जाइए। अपने मुद्दों पर, अपनी आश्वासनों पर और अपने जुमलों पर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को जनता से वोट मांगकर चुनाव जीतने के लिए सोचना चाहिए, न कि इस तरह के प्रपंचों से। इस बीच टिकट नहीं मिलने पर हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू लिट्टीपाड़ा में झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के मंच पर नजर आए। साथ में कल्पना सोरेन भी थी। यानी देखने के हिसाब से तो उनके घर वापसी हो गई है ऐसा लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर फिर भी भरोसा नहीं है। इस मामले पर नज़र लगाए रखना जरूरी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।